हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल जेके कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफिशियल और मेरी आज की इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम सभी मोल कॉन्सेप्ट को ही एक्सटेंड करेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का ये जो हमारा इंपॉर्टेंट सबसे टॉपिक है। लास्ट क्लास में हमने सीखा अबाउट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कि किस तरह से हम परसेंटेज का यूज़ करते हुए एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिज़ाइन करते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए। और आज की क्लास में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर किस तरह से मोल को अप्लाई करें, इस बारे में सीखेंगे। तो अपनी कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। चलिए, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर मोल कैसे अप्लाई करें, ये समझने से पहले हम सब ये सीखते हैं कि आखिर केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं। बिकॉज हम जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमारे सामने और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो केमिकल रिएक्शन को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मिनिमम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके मुझे नए प्रोडक्ट्स बनाकर देते हैं, यानी नए सब्सटेंस बनाकर देते हैं। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर इस चीज़ को मैं आपको समझाऊं तो जैसे एक सिंपल केमिकल रिएक्शन की हम बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर आपस में कंबाइंड होके मुझे क्या बना के देते हैं, वाटर, यानी कि H2O। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है? ये केमिकल रिएक्शन नहीं, ये केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, रिएक्शन क्या है? रिएक्शन बस प्रोसेस का नाम है। जैसे अगर हम यहाँ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टू गिव वाटर। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैं केमिकल रिएक्शन कहता हूं। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? केमिकल इक्वेशन की। तो यहां पर ये जो मैंने लिख रखी है, ये क्या है? केमिकल इक्वेशन। तो अब केमिकल इक्वेशन अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे कि केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है जिसमें मैं एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, जैसे यहाँ पर H2O2 क्या है? एलिमेंट्स है, इसकी जगह कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो जिसमें मैं एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स का यूज करते हुए रिप्रेजेंट करता हूं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। कंपाउंड्स का यूज मतलब उनके फॉर्मूला का यूज करते हुए। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के फॉर्मूला का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का या फिर एटॉमिक जो भी उनका सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है, उसको यूज करते हुए मैं केमिकल रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट कर दूं तो ये क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गई आपको बात? अब देखिए यहाँ पर, और आपको कुछ चीज़ें मालूम है बट एक बार फिर से मैं आपके सामने डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर रिएक्शन के इस तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। तो याद रखिएगा, रिएक्शन के लेफ्ट साइड में आपको जो भी चीज़ें दिखेंगी उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और इसके राइट साइड में जो कुछ भी होता है, एक हो, दो हो, चाहे तीनों, इन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट्स। बात आई समझ में? तो अब और सिंपल तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड होके प्रोडक्ट्स बना के देते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस। बात आई समझ में? यहाँ पर एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल प्रोसेस के अंदर पुराने बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम कोई जनरल रिएक्शन लिखें यहाँ पर कि A2 प्लस B2 से मिलकर 2 टाइम्स ऑफ AB का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करें हम केमिकल इक्वेशन को तो ये A2 यानी A और A का मॉलिक्यूल, ये B2 यानी B और B का मॉलिक्यूल। अब देखिए, अगर ये दोनों केमिकल चेंज के अंडर में है तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो A के बीच का बॉन्ड है और ये जो B के बीच का, ये ब्रेक होने लगेगा और AB के बीच में एक नए बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन होने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाता है, AB
प्लस AB यानी कि 2 टाइम्स ऑफ AB। बात आई समझ में? तो याद रखिएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो ये हमने सीख लिया केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। अब देखिए केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन दोनों टर्म में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, तो किसी भी समय एक जैसा आप इन्हें नहीं यूज़ करेंगे। डिफरेंस है, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है, लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या है? उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। बात आ गई आपको समझ में? तो चलिए अब हम केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ और चीज़ें समझते हैं, कुछ और बातें जानते हैं आगे यहाँ पर। चलिए, तो अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल रिएक्शन की, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर, हालांकि केमिकल रिएक्शंस को डिवाइड करने के कई मेथड हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस भी होती हैं, लेकिन हम किस बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं? उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन दो टाइप्स की हो सकती है। एक आपके सामने होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड, और दूसरी कैसी होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड या फिर बैलेंस्ड, सॉरी मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिख दिया है, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? इक्वेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हमें नहीं करनी है। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स की हो सकती है, अनबैलेंस्ड और दूसरी बैलेंस। अब इसमें अंतर क्या है? कब हम अनबैलेंस कहेंगे किसी इक्वेशन को, कब बैलेंस कहेंगे? तो देखिए, अगर नंबर ऑफ एटम्स किसी केमिकल इक्वेशन में, नंबर ऑफ एटम्स किस साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में, इस तरफ रिएक्टेंट्स की साइड में, बराबर है नंबर ऑफ एटम्स किस साइड में? राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन कैसी है? बैलेंस है। अगर रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ ही कैसे हैं? इक्वल हो, तो हम बोलेंगे कि मेरी रिएक्शन कैसी है? बैलेंस है, बिल्कुल इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर यही नंबर ऑफ एटम्स, अब मैं हिंट में लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स किस साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर नहीं हुए नंबर ऑफ एटम्स जो कि हैं राइट साइड, राइट हैंड साइड में, तब जाके ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी? अनबैलेंस्ड हो जाएगी। बात आ गई आपको समझ में? तो बैलेंस होने के लिए रिएक्शन के लिए ज़रूरी क्या है कि उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही नंबर ऑफ एटम्स कैसे हो? इक्वल हो। चलिए इस चीज़ को अगर अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें, तो पिछला ये एग्जांपल हम अपना कंसीडर कर लेते हैं। हमने क्या देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? वाटर, H2O। अब चलिए मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए ये रिएक्शन बैलेंस है या फिर अनबैलेंस, तो कैसे चेक करेंगे? मैं बोलूँगा इधर देखिए हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, हमने एटम्स की बात की है ना कि मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो एटम देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2, क्योंकि H2 लिखा हुआ है। बात आई समझ में? तो हाइड्रोजन के इस तरफ भी कितने एटम्स हैं? 2, बिल्कुल। अच्छा, अब एक को ही देखकर हम ये सिर्फ नहीं बता सकते कि बैलेंस है कि नहीं, सबको चेक करना पड़ेगा। तो इधर देखिए ऑक्सीजन के इस तरफ कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, और इस तरफ रिएक्शन में कितने एटम्स हैं? केवल एक एटम आपको दिख रहा है ऑक्सीजन का। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, ये अनबैलेंस्ड है। ये इक्वेशन कैसी है? अनबैलेंस्ड। अब मुझे इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए कई मेथड्स होते हैं, बैलेंसिंग आपको 9th क्लासेस में सिखाई भी जाती है। तो यहाँ पर हम हिट एंड ट्राई मेथड का यूज़ करके आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 2 टोटल क्या है? ऑक्सीजन के, सॉरी इधर टोटल 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और इधर कितना है? 1। तो मैं अगर इस तरफ 2 टाइम्स ऑफ कर दूं, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए अब 2 1 जा 2 ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 2, और हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 जा 4 एटम्स। अब 4 एटम किसके हो गए? हाइड्रोजन के। लेकिन इस वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन के इधर कितने एटम हैं? केवल 2। तो इसे भी मैं क्या कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई। तो अब 2 टाइम्स ऑफ H2 कितने? 4 हो गए हाइड्रोजन के एटम, और प्लस O2, यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन। अब अगर आप चेक करिए तो रिएक्शन में दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एटम्स आपको बैलेंस दिखाई पड़ेंगे।
तो अब जाके ये मेरी बन गई है बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। अब आपको मन में ये बात आ रही होगी कि ये मैं पिछले टॉपिक्स आपको इतना ज़्यादा फोर्सली क्यों रिवाइज करवा रहा हूँ, ये बैलेंस अनबैलेंस का खेल मैं यहाँ पर क्यों खिला रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर आप गौर से रिएक्शन में देखिए तो ये जो आपको 2, यहाँ पर भी ये 2, इसके ऑक्सीजन के आगे कितना लिखा है 1, ये जो 1 दिखाई पड़ रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर कोफिशिएंट। इन्हें हम क्या कहते हैं, मोलर कोफिशिएंट। और इन्हीं मोलर कोफिशिएंट्स का एक और नाम होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखिए यहाँ इन्हीं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये जो किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमको मिले हैं, इन्हीं का यूज करते हुए मैं मोल का एनालिसिस करूंगा इस केमिकल इक्वेशन के अंडर में। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आपको क्या बताते हैं, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मुझे ये बता रहा है कि किसी केमिकल रिएक्शन में या किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, मींस किस रेशियो में आपके रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और किस रेशियो में आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस O2 से 2 टाइम्स ऑफ H2O को देखकर आपको ये मालूम चल रहा होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, 2:1 के रेशियो में, और जो मेरा प्रोडक्ट है वो कितने के मिल रहा है, 2 के रेशियो में। बात है, अब यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट है तो रेशियो की तो हम बात ही नहीं करेंगे इसके लिए, इतना मुझे मालूम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये इन मोलर कोफिशिएंट्स की सबसे बड़ी खासियत है। अब देखिए किस तरह से इनको यूज करते हुए मैं मोल को लगाऊंगा इसमें केमिकल इक्वेशन के अंदर, अब दिखाता हूं आपको। तो पहले आप इसे क्विकली नोट डाउन कर लीजिए। वर्ड्स आपको ये याद रखने हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोलर कोफिशिएंट, ये दोनों एक ही बातें हैं। और ये क्या होते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं एलिमेंट्स के, उन्हीं को हम मोलर कोफिशिएंट या फिर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के। अनबैलेंस में कभी भी आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। तो हमेशा रिएक्शन बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है, ये आप जरूर चेक कर लीजिएगा। समझ में आई बात आपको? चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। चलिए तो अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर मोल को अप्लाई करते हैं और मोल से रिलेटेड कैलकुलेशंस करते हैं। देखिए इसका यूज़ कैसे है। सपोज करिए आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि अगर मैं इस चीज़ का मतलब कोई सब्सटेंस है, इसका इतना इतना अमाउंट लूँगा तो मुझे किस अमाउंट में मेरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस चीज़ की कैलकुलेशन के लिए अगर आप मोल का यूज़ करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि किस रेशियो में आपको प्रोडक्ट आपका मिलेगा। तो वही अब हम यहाँ पर आपको बोर्ड पर करके दिखाएंगे। ये कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा लैब में, हम थ्योरेटिकल वे में सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक, तो हेडिंग सबसे पहले हम यहाँ नोट कर लेंगे, स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए स्टोइचियोमेट्री वर्ड से बस यहाँ मतलब ये है ना कि मुझे अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अमाउंट मुझे पता करना होगा किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी जो भी रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो उसका, कि ये कितना कितना मुझे बन के मिलेगा या किस रेशियो में रिएक्ट ये कर रहे हैं आपस में। ठीक, अब किसी रिएक्शन के अंदर अमाउंट रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के पता करने के लिए हम कई तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम मोल भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक होता है हमारे लिए मोल एनालिसिस, इसे हम क्या कहते हैं, मोल एनालिसिस। ठीक है, मोल एनालिसिस में मैं केवल और केवल सिर्फ किसके साथ में डील करता हूँ, मोल के साथ में। सारी कैलकुलेशन किसके ऊपर बेस्ड होती है, हमारी मोल के ऊपर। ठीक है, दूसरा हमारे लिए यहाँ पर होता है एक मोल मास एनालिसिस, जिसमें मैं मोल और मास के साथ, दोनों के साथ में डील करता हूँ। ठीक है, मोल भी पता करता हूँ और मास भी पता करता हूँ। तीसरा, इसके बाद यहाँ पे कई टाइप के एनालिसिस पॉसिबल होते हैं, जैसे मोल वॉल्यूम एनालिसिस भी होता है, मोल वॉल्यूम एनालिसिस। इसके अलावा मास वॉल्यूम एनालिसिस भी होता है। इसके बाद मास का भी एनालिसिस होता है कि हम सिर्फ मासेस के साथ में डील करें। इसके अलावा वॉल्यूम एनालिसिस भी होता है। तो
तो ये कई सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर होती हैं कि मैं इनमें से किसी का भी यूज़ करके किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का अमाउंट वगैरह क्या है, उस रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री क्या है, इस चीज़ को बता सकता हूँ, प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। लेकिन इनमें से जो सबसे आसान हमारे लिए पड़ता है वो होता है मोल मोल एनालिसिस, क्योंकि अगर हम मोल के टर्म्स में काम करते हैं तो आपने इसके पहले भी देखा है कि काम करना कितना आसान हो जाता है, क्योंकि मोल क्या करता है, ये सब्सटेंस के एक फिक्स अमाउंट के साथ डील करता है। बात आई ना आपको समझ में? तो हम अपना जो भी टॉपिक होगा उसको एक्सटेंड बस इसी मोल मोल एनालिसिस तक ही करेंगे और ये सब भी उसी के अंदर ऑटोमेटिकली कवर होते जाएंगे। बात आ गई आपको समझ में? तो चलिए क्विकली आप सभी हेडिंग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या, मोल मोल एनालिसिस, हम समझेंगे कि ये क्या होता है। चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पर। अगर मैं आपको एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाऊं, ठीक है, जैसे केमिकल इक्वेशन क्या है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये है मेटल का कार्बोनेट है, और जब हम इसे हीट करते हैं तो ये मेटल कार्बोनेट हीट करने पे मुझे क्या बना के देता है, मेटल का ऑक्साइड, यानी यहाँ पर मुझे मिलने क्या वाला है, CaO, ये क्या मिल गया मुझे, मेटल का ऑक्साइड, और प्लस ये मुझे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करके देता है। यानी कि CaCO3 को जब मैं हीट करूंगा तो ये बना के मुझे देगा मेटल का ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। अब देखिए, अगर मुझे इस रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेट करनी है, मतलब कि किस रेशियो में कैल्शियम कार्बोनेट कितने अमाउंट को मैं हीट करूंगा तो कितने अमाउंट में मुझे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में पता करना है, तो मैं यहाँ पर मोल मोल एनालिसिस को अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन मोल मोल एनालिसिस को अप्लाई करने से पहले, स्टोइचियोमेट्री रिएक्शन की क्या है ये पता करने से पहले आपको ये कंफर्म करना होता है कि रिएक्शन बैलेंस है या फिर नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमेशा हम डील करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के साथ। तो चलिए पहले देखते हैं बैलेंस है इक्वेशन या फिर नहीं। तो अगर आप गौर फरमाएं थोड़ा सा, तो यहाँ पर कैल्शियम का एक एटम दिख रहा है और इस साइड भी कैल्शियम का एक ही एटम है। अभी तक तो मामला सही चल रहा है। यहाँ पर एक कार्बन एटम है और रिएक्शन के इस तरफ भी एक ही कार्बन एटम है। वेरी गुड। और देखिए टोटल इधर 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 2 मिला के टोटल 3 ऑक्सीजन एटम है। मतलब नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये मेरे लिए क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बात आ गई समझ में? बैलेंस है पहले से ही, तो हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब चलिए इस पर मोल मोल एनालिसिस अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मोल मोल एनालिसिस अगर आपको इस पर अप्लाई करना है तो उसका एकदम हिट सुपरस्टार फॉर्मूला देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट से शुरू करते हैं। तो मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके, रिएक्टेंट यानी CaCO3 के, ठीक है, अपॉन में इसका मोलर कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर आगे कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा है, तो इसी का मोलर कोफिशिएंट, जिसके मोल नीचे उसी का मोलर कोफिशिएंट यानी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हो गया, बात आई समझ में? इज इक्वल्स टू, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट की साइड। यहाँ क्या लगाया, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO, ठीक है, अपॉन में इसी का मोलर कोफिशिएंट, तो इसके भी आगे कितना लिखा है, 1। समझ में आ गई बात? फिर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, दिख रहा है ना यहाँ आपको, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन में नीचे इसी का मोलर कोफिशिएंट, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट यहाँ से आपको मिला है, इसी रिजल्ट की हेल्प से आप यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही तरीका जो हमारा है, इसी को हम क्या कहते हैं, मोल मोल एनालिसिस। क्योंकि देखिए मैंने हर एक रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, हर एक सब्सटेंस के लिए सिर्फ उसके मोल के टर्म में बात की है, ठीक है। तो यही है मेरा मोल मोल एनालिसिस। तरीका क्या आप सबने देखा, जिस कंपाउंड के मोल्स नीचे उसी के मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड लगाइए, जो आपको कहाँ से मिला हो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। सबसे जरूरी बात तो यही है कि रिएक्शन बैलेंस हो, नहीं तो सारा काम यहीं से गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक।
दूसरा फिर इसके मोल अपॉन में इसका कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू इसके मोल अपॉन में इसका कोफिशिएंट, सारे आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और यहाँ पर लेके दिखा दूँ ताकि आपका डाउट और क्लियर हो जाए इस पॉइंट से पूरा का पूरा। तो हम पिछली अपनी रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, H2O फॉर्म करते हैं। अब ये रिएक्शन हमने देखा ही था कैसी थी, इक्वेशन अनबैलेंस है बिकॉज दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, इधर 2 ऑक्सीजन इधर 1 है। तो हमने बैलेंस कैसे किया था, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड हम हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो गई हिट एंड ट्राई मेथड से। अब यहाँ पे अगर मोल मोल एनालिसिस अप्लाई करें तो कैसे करेंगे, करते जाइए आप सब भी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन में इसका मोलर कोफिशिएंट कितना 2, बात आ गई समझ में, इज इक्वल्स टू, अब दूसरे के पास चलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में इसका मोलर कोफिशिएंट कितना 1, फिर इज इक्वल्स टू इसके पास आते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यानी H2O अपॉन में इसका मोलर कोफिशिएंट कितना 2। अब यहाँ पर ये जो रिजल्ट बना ये मेरे लिए क्या है, मोल मोल एनालिसिस इस वाली इक्वेशन के लिए। तो आई होप अब आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मोल होगा, ऊपर आपको कोई भी कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करना है, कोफिशिएंट से डिवाइड करना है मोल के निचले टर्म में, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मोल होगा। बात आ गई समझ में। अब मोल मोल एनालिसिस क्या होता है ये तो मैंने आपको समझा दिया, तो चलिए इस पर बेस हम कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं ताकि आपका डाउट और एकदम छू मंतर हो जाए। तो चलिए करते हैं एक प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम अब हम लोग एक यहाँ पे सॉल्व करेंगे और याद रखिएगा हमने मोल मोल एनालिसिस को मैं कुछ केसेस में डिवाइड कर दे रहा हूँ ताकि और आसानी से आप समझ सकें। तो केस फर्स्ट में मोल मोल एनालिसिस का ये केस फर्स्ट है जिसमें हम ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें आपको केवल एक रिएक्टेंट दिया होगा, ठीक है। मतलब केस फर्स्ट किससे रिलेटेड है, सिंगल रिएक्टेंट की प्रॉब्लम से, जिनमें रिएक्टेंट कितना है, केवल एक है, सिंगल रिएक्टेंट। बात आई समझ में। अब चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नीचे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा, आप सब भी पढ़िएगा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KCl एंड ऑक्सीजन यानी O2 प्रोड्यूस व्हेन 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 आर हीटेड। ठीक, क्वेश्चन आप सभी समझ गए। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि जब 367.5 ग्राम KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया जाता है, को गर्म किया जाता है, तो कितना KCl और O2 प्रोड्यूस होगा, आप ये मुझे पता करके बताइए कितने मोल्स उनके प्रोड्यूस होंगे। कैलकुलेट मोल्स हमसे कह रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में हमसे जो भी डेटा गिवन ना वो नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझसे कह रहा है कि जब सॉल्यूशन है ये हमारे लिए इस क्वेश्चन का, हमसे कह रहा है जब KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट, अब यहाँ पर देखिए आपको प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई कर दिया है, लेकिन कभी कभी रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स आपको आइडेंटिफाई नहीं करता। इस वजह से रिएक्शंस की एक जनरल जानकारी भी आपके लिए जरूरी है कि कौन से चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कुछ बेसिक रिएक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो फॉर्म हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, ये हमसे रिएक्शन में बोल के रखा है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड का मैंने वेट कितना ले लिया है, वेट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट कितना मुझे दिया है रिएक्शन में 367.5 ग्राम के बराबर, और मुझसे कह रहा है कि बताइए जब मैं इसके इतने वेट को हीट कर रहा हूं तो बताइए कितना अमाउंट मुझे मिलेगा KCl और O2 का। अब यही जो अमाउंट का प्रेडिक्शन है खेल है ना, इसी को हम कहते हैं स्टाइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। समझ गए आप। चलिए पता करते हैं। सबसे पहला काम ये करना है कि देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है या फिर नहीं, ये इक्वेशन बैलेंस है। तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम एक पोटेशियम, एक यहाँ पर क्लोरीन, तो यहाँ पर भी कितना, एक क्लोरीन। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 3, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है। ओहो, ये तो हमारे लिए अब बड़ी दिक्कत की बात हो गई क्योंकि उधर एक ऑक्सीजन की क्या पड़ रही है, कमी पड़ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हिट एंड ट्राई मेथड को अप्लाई करता हूँ।
यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, अब क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर हम किसी भी ऐसे नंबर से 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही रहेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो ये दोनों में 1 का ही अंतर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टफ होता है इस तरह से करना, लेकिन टफ कुछ नहीं, हिट एंड ट्राई लगाइए, काम बनेगा। तो मैंने अपनी मर्जी से, मुझे मालूम नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया इस रिएक्टेंट साइड में। अब जब मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता चला कि अब तो पोटेशियम 2 हो गए एटम्स, क्लोरीन का भी 2 एटम हो गए और ऑक्सीजन के टोटल 6 एटम्स हो गए। अब देखिए यहाँ ये ऑड नंबर था, ऑड को इवन बना लिया ना, तो अब काम आसान हो गया। अब 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 3 कैसे थे ऑड, अब 6 हो गए तो इवन। और यहाँ कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं 2, तो यहाँ पे भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 2 6 ऑक्सीजन एटम हो गए, यहाँ भी कितने 6, समझ में आ गई बात। लेकिन पोटेशियम यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करती पोटेशियम 2 और 2 क्लोरीन भी आपस में बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक इवन ऑड वाली आप याद रखिएगा कि किस तरह से हिट एंड ट्राई लगा के आसानी से रिएक्शन को बैलेंस करें, इक्वेशन को, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं मोल मोल एनालिसिस। क्यों मोल मोल, क्योंकि मुझसे पूछ रहा है कि बताइए कितने मोल प्रोड्यूस होंगे KCl और O2 के, बात आई समझ में। तो चलिए करते हैं मोल मोल एनालिसिस यहाँ अप्लाई। तो कैसे हम करेंगे, ऊपर मैं रिजल्ट लिखता हूँ, हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 जो कि यहाँ पर मुझे दिया हुआ है, नीचे क्या इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्योंकि अब मेरी रिएक्शन कैसी हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अगर आप सोचिए आप इसके पहले लिखते तो यहाँ 1 आता 1 आता 1 आता सब में, और आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता जो भी सॉल्यूशन आप करते। तो इसीलिए रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। तो डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, अब KCl की बारी है, तो इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl अपॉन में भी इसका मोलर कोफिशिएंट जो कि कितना है 2, और इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में इसका मोलर कोफिशिएंट जो कि कितना है 3 है। तो अब यहाँ से देखिए ये बन गया मेरा मोल मोल एनालिसिस के लिए रिजल्ट। हर बार हमें एक ऐसा ही रिजल्ट बनाना होगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से आगे कैलकुलेशन को प्रोसीड कर पाएंगे, समझ गए बात आप। अब चलिए देखिए, मुझे केवल और केवल एक रिएक्टेंट के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। किसके बारे में, KClO3 के बारे में, बाकी 2 के बारे में मुझसे पूछ रहा है। मतलब जो भी करना है मुझे इसी को लेके करना है। मुझे KClO3 के लिए मैंने मोल के फॉर्म में रिजल्ट बनाया है। मतलब सबसे पहले मैं क्या पता कर लूँ कि इस वेट में KClO3 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, बात आ गई समझ में। तो अब ये तो हमें कैलकुलेट करने आता ही है, हम अपनी पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन में मोलर मास। मास हमें कितना दिया है 367.5 के बराबर, और अपॉन में नीचे क्या रखना होगा KClO3 का मोलर मास। अब मोलर मास हमें कहाँ से मिलेगा, तो इसी फॉर्मूले से KClO3 का मोलर मास क्या है, तो पोटेशियम का कितना होता है 39, क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन का कितना 3 है, और एक का कितना होता है 16, तो 3 × 16। ये हम मोलर मास कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया है इसके पहले क्लासेस में। तो अब यहाँ से जब टोटल आप इन सबको देखिए ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 39 + 35.5 + 16 3 जा 48, 122.5 के बराबर। तो ये 122.5 ग्राम में मिला, क्योंकि हम मोलर मास की बात करें, मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूलर केवल एक मॉलिक्यूल के मास की बात करते तो AMU में लिखते, लेकिन हम यहाँ मोल के फेवर में बात कर रहे हैं तो हम किस में लिखेंगे, ग्राम में। तो नीचे डिवाइड बाई 122.5, और जब आप इसको डिवाइड लगा देंगे तो आपको मिलेंगे टोटल यहाँ से 3 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 कितने हो गए यहाँ पर 3 मोल है यहाँ पर KClO3 के। अब देखिए प्रॉब्लम चेंज हो गई आपके लिए। अभी तक प्रॉब्लम में आपसे कह रहा था कि अगर 367.5 ग्राम KClO3 को हीट कर रहा हूँ तो बताइए कितने मोल मिलेंगे KCl और O2 के। अब आपने क्या कर लिया, प्रॉब्लम को चेंज। अब आप नई प्रॉब्लम क्या बनाएंगे कि अगर KClO3 के 3 मोल
मैं हीट कर दूं तो मुझे कितने मोल मिलेंगे KCl और O2 के। बात आई समझ में। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा, यहाँ मोल मोल एनालिसिस से। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखिए अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं पता करना चाहता हूँ KCl के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मुझे मालूम किसके हैं, KClO3 के। तो इस मोल मोल एनालिसिस से ना बस आप इन दो टर्म्स को काट कर अलग कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सभी आपस में कैसे इक्वल ही है, तो हम किसी भी दो को, एक को यहाँ से काट के अलग कर सकते हैं। मुझे ये वाला पता करना है, ये मुझे पता है, तो इन्हीं दोनों से मुझे काम है ना, ऑक्सीजन का तो काम है नहीं, तो इसको छांट कर मैंने यहाँ से अलग कर लिया। तो यहाँ पर देखिए मेरे लिए क्या रिजल्ट बना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl अपॉन में उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना, 2। बात आई समझ में। यहाँ से देखिए 2 और 2 आपस में कैंसिल, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 बराबर है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl के, यानी कि दोनों के मोल इक्वल हैं। मतलब जितने मोल KClO3 के रिएक्ट करेंगे, हीट होंगे यहाँ, उतने ही मोल मुझे मिलेंगे भी किसके, KCl के। कैसे पता चला, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl भी कितना होगा, 3 ही होगा, 3 ही होगा। मतलब अगर 3 मोल हीट कर रहा हूँ KClO3 के, तो KCl भी कितना मिलेगा, 3 मोल ही मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा काम, अब मुझे ऑक्सीजन को क्या करना है, निकालना है कि उसके कितने मोल होंगे। तो अब देखिए, अब आप ना कोई भी दो रिजल्ट काट के अलग कर सकते हैं। आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको KCl के भी मोल पता है, और आप चाहें तो एक इसको और एक ऑक्सीजन का भी लेकर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको इसमें से दोनों पता है। समझ में आ गई बात। तो चलिए हम अपने शुरुआत वाले को लेकर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं फर्दर कैलकुलेशन इस साइड कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मुझे ऑक्सीजन के पता करने हैं, मैं KClO3 वाला ही ले लेता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, अब ऑक्सीजन के पता करने हैं तो NO2 अपॉन में कितना, इसका कोफिशिएंट 3। अब कटेगा नहीं क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ से अब देखिए क्या करेंगे। मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 मालूम है, O2 पता करना है। जिसको पता करना हो ना उसको बस एक तरफ कर लीजिए, आपको सिर्फ ये पता करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो इसको हम अकेला कर लेते हैं। अकेला कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल्स टू, देखिए ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 3, यहाँ नीचे कितना है डिवाइड में 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल्स टू, देखिए ये 3/2 इंटू KClO3 के मोल्स कितने हैं, यहाँ हमने कैलकुलेट किए हैं 3 मोल है KClO3 के। तो यहाँ से हम क्या रख देंगे 3, उसकी वैल्यू इसके प्लेस पर। तो ऊपर देखिए फाइनली मेरी कैलकुलेशन क्या बनी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9 अपॉन में 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 यहाँ से कितने आ गए, 9/2 होता है 4.5, मतलब 4.5 मोल, 4.5 मोल्स, 4.5 मोल। यानी कि अब देखिए, अब आपको कंप्लीट कैसे पता चला कि अगर आप इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3 मोल KClO3 को हीट करेंगे तो आपको KCl के कितने मोल मिलेंगे, 3, और ऑक्सीजन के कितने मोल मिलेंगे, 4.5। ये फायदा होता है यहाँ पर मोल मोल एनालिसिस लगाने का, ठीक है। अगर आप यहाँ वेट के टर्म में बात करना चाहते हैं ना, तो अब यहाँ से मुश्किलें बड़ी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वेट के टर्म्स में कैलकुलेशन करना काफ़ी रिलेटिवली ज़्यादा नहीं, एक टफ होगा, लेकिन मोल जितना आसान हो गया ना, इससे तो थोड़ा सा टफ ही होगा। बात आ गई समझ में। अब चलिए लगे हाथ, इसी प्रॉब्लम में आपको एक एडिशनल प्रॉब्लम और करवा देता हूँ। इसी में प्रॉब्लम है, अगर मैं ना सडनली आपसे पूछ लूँ कि बताइए ऑक्सीजन का वेट, सॉरी वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो अब आप जाएंगे यहाँ पर फर्स्ट, क्योंकि वॉल्यूम से रिलेटेड तो मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ाया ही नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना होगा। आप याद रखेंगे कि STP या फिर इसी को हम NTP भी बोलते हैं, STP या फिर NTP।
पर किसी भी गैस की अगर बात करें तो अब उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसटीपी एनटीपी का मतलब क्या है, सही है ना। तो एसटीपी और एनटीपी देखिए क्या है, हम अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं लेबोरेटरी में तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन पर प्रेशर और टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनका रेट वगैरह चेंज हो जाता है, यहाँ तक कि फॉर्म होने वाले प्रोडक्ट्स भी कभी कभी चेंज हो जाते हैं। तो मान लीजिए कोई साइंटिस्ट ने दो रिएक्टेंट्स लेके उनकी रिएक्शन करवाई किसी और टेम्परेचर प्रेशर पे और आपने वही रिएक्शन करवाई किसी और टेम्परेचर प्रेशर पे, तो दोनों को प्रोडक्ट्स कैसे मिले, अलग अलग। तो आप तो डंके की चोट पे बोलोगे मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिला था, वो बोलेगा कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, तो दोनों क्या गलत हैं? नहीं, गलत कोई नहीं है दोनों में से, आप दोनों ही सही हो, बस अंतर क्या है टेम्परेचर और प्रेशर का। तो ऐसी समस्या कभी क्रिएट ना हो, इसीलिए साइंटिस्ट ने हर रिएक्शन को करवाने के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर बनाया। एसटीपी का मतलब ही क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। कि अब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के फेवर में अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसी टेम्परेचर पर, समझ में आ गई बात। तो देखिए यहाँ पर वो टेम्परेचर और प्रेशर होता कितना है। एसटीपी का आप सबसे पहले फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एनटीपी में, टीपी तो मतलब टेम्परेचर प्रेशर, बस ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। बात आई समझ में। और ये होता कितना है, टेम्परेचर यहाँ पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर, बात आ गई समझ में। और 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 273 केल्विन के। और अगर हम प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर प्रेशर होता है 1 बार के बराबर, ठीक है। 1 बार प्रेशर पर हम बात करते हैं। तो अब एसटीपी और एनटीपी क्या होता है ये आप सभी चीज़ें समझ ही गए होंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल वगैरह के बारे में बात की थी, वो भी आई होप आपको याद ही होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है? 273 केल्विन के। और अब यहाँ से हम ले लेते हैं अपना वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट। तो आप याद रखिएगा कि एसटीपी या फिर एनटीपी पर किसी गैस का 1 मोल, किसी भी गैस के 1 मोल की अगर हम बात करें तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर के बराबर। मतलब एसटीपी या फिर एनटीपी पर कोई भी गैस कितना वॉल्यूम कवर करती है? 22.4 लीटर। 1 मोल उसका, उस गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम कवर करेगा? 22.4 लीटर के बराबर एसटीपी पर या फिर एनटीपी पर। क्योंकि गैसेस में वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे ही डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। इसीलिए हमने टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया। तो अब ये डेटा आपको पता चल गया, इसकी वैल्यू आपको मालूम चल गई। तो अब यहाँ से इसे मैं रफ कर देता हूँ ताकि आगे हम फर्दर कैलकुलेट कर पाएँ। अब मैंने आपको प्रॉब्लम क्या दिया एडिशनल, कि आप मुझे यहाँ ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है उसको बताइए कि कितना हो रहा है। तो आप सिंपली कहेंगे, यहाँ से आपको ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले थे अभी अभी? 4.5 मोल। कोई डाउट इसमें आपको? कोई डाउट नहीं। तो आप बोलेंगे वॉल्यूम किसका कैलकुलेट करना है? ऑक्सीजन का। तो 1 मोल अगर ऑक्सीजन यहाँ पर मिलती तो उसका वॉल्यूम कितना होता? 22.4 लीटर के बराबर। मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि ये रिएक्शन किस पे हो रही है? एसटीपी पर। समझ में आ गई बात? तो 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम यहाँ कितना होता है? 22.4 लीटर। लेकिन यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है? 4.5 के बराबर। तो 4.5 मोल ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम कवर करेगी? तो 4.5 इंटू में 22.4 लीटर के बराबर। ये तो वही क्लास 3rd की प्रॉब्लम कि एक पेन अगर 5 रुपए का तो बताओ 2 पेन कितने के? तो 2 इंटू 5। उसी तरह से 1 मोल का अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर तो इतने मोल का कितना? तो इतना इंटू 22.4। इसमें कोई डाउट? कोई नहीं। अब यहाँ से जब आप फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे ऑक्सीजन का वॉल्यूम। सिंपल है यहाँ से कैलकुलेशन। बस देखिए पॉइंट में मत आप करिए, 4.5 को 9/2 लिख दीजिए और यहाँ से 22.4 लिख के आप आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ये कुछ 11.2 टाइम्स कटेगा और जब आप इसमें फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू में 11.2 इज इक्वल्स टू 18। 9 1 9 10 और 9 1 9 अगेन 10। तो यहाँ पर 100.8 लीटर यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन का वॉल्यूम। ठीक है,
आई होप अब आपको इस कॉन्सेप्ट में भी कोई डाउट नहीं होगा। इसी प्रॉब्लम के अंदर आपने दो चीजें सीख ली, एक तो आपने मोल एनालिसिस कि मोल के टर्म्स में कैलकुलेशन कैसे करें किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये सीखा, और दूसरा आपने क्या सीख लिया, एक वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि किसी मोल को यूज करते हुए वॉल्यूम कैसे निकालें। बात आ गई ना समझ में। अब एक फॉर्मूला देखिए आपको मैं और बता देता हूँ। अभी तक तो हमने मोल को डिफरेंट तरीके से निकालना सीखा है, जैसे मास से मोल निकालना, नंबर ऑफ एटम्स की हेल्प से मोल निकालना। अगर आपको कभी वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल निकालना पड़े तो नंबर ऑफ मोल के लिए एक और फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू जो भी गिवन वॉल्यूम आपको दिया हो, गिवन वॉल्यूम, उसमें अगर आप 22.4 से डिवाइड लगा देंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे किसी भी गैस के। समझ में आ गई बात। ये सिर्फ और सिर्फ आप किसके लिए अप्लाई करेंगे, गैसेस के लिए। ये वाला फॉर्मूला ओनली फॉर गैसेस है, किसी और चीज़ के लिए नहीं। तो अब आप वॉल्यूम से भी मोल निकालना सीख गए कि जो भी गिवन वॉल्यूम दिया हो उसमें 22.4 से डिवाइड लगाइए, आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। ठीक है, तो इन बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद चलिए अब हम आ जाते हैं अपने केस सेकंड पर। सिंगल रिएक्टेंट प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली। अब हम ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें आपको डबल रिएक्टेंट्स दिए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड केस के बारे में। केस सेकंड हेडिंग लिख लीजिएगा आप सभी। केस सेकंड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डबल रिएक्टेंट, मोर देन वन रिएक्टेंट हम कह देते हैं, मोर देन वन रिएक्टेंट, मोर देन वन रिएक्टेंट। पिछली बार आपको केवल एक रिएक्टेंट दिया हुआ था, सिंगल रिएक्टेंट प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी कि हमने सिर्फ देखिए KClO3 को ऐसे हीट किया था और उससे हमने KCl और O2 यहाँ पर बना लिया था। तो यहाँ सिर्फ हमें एक ही रिएक्टेंट दिया हुआ था, लेकिन इस बार हमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट देगा। दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, चार पाँच जितने मन करे। नॉर्मली दो ही देगा आपको, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट ये है कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन एक ही रिएक्टेंट के बारे में दी जाएगी। ऐसी प्रॉब्लम हम देखेंगे अब कि इंफॉर्मेशन अबाउट वन रिएक्टेंट इज गिवन, अबाउट वन रिएक्टेंट इज गिवन। आपको केवल एक ही रिएक्टेंट के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी वो इंफॉर्मेशन कैसी होगी, या तो आपको उस रिएक्टेंट का मास दे देगा या फिर उसी एक रिएक्टेंट का यहाँ पर आपको मोल दे देगा। ठीक है, देखिए ऐसी भी प्रॉब्लम्स अभी हम करेंगे जिनमें दोनों रिएक्टेंट के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दी होगी, लेकिन जब दो रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन मुझे देगा तो वहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का केस आ जाता है। तो उस केस को हम अपनी अगली क्लास में स्टडी करेंगे। आज बस हम लोग यहाँ पर पहले इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, एक बेस है जो, जिससे कि हम आगे की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाए। तो आप यहाँ पे अच्छे समझ गए अब हम कैसी प्रॉब्लम करने वाले हैं, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट वाली, जिनमें केवल एक रिएक्टेंट के मुझे मास दिए होंगे या फिर मोल दिए होंगे। चलिए एक प्यारा सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ कर लेते हैं। एग्जाम्पल नीचे फ्लैश होगा, पढ़ते हैं। हमसे कह रहा है कैलकुलेट वेट ऑफ HCl रिक्वायर्ड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, मैं भी आपको बताता हूँ मतलब क्या, 80 ग्राम ऑफ NaOH। प्रॉब्लम में हमसे कह रहा है कि 80 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे HCl का कितना वेट चाहिए। ठीक है, न्यूट्रलाइज वर्ड हमसे बोल दिया है, तो आप सभी 10th क्लास में अभी पढ़ के आए हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, हमने शॉर्ट में लिख दिया है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती थी, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ में रिएक्ट करता था तो ये बनाता था सॉल्ट और वाटर। याद आ रही ना आपको रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर होती थी, एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देते हैं, सॉल्ट और वाटर, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। अगर यहाँ पर एसिड और बेस मेरा स्ट्रॉन्ग होता था तो लगभग 13.7 किलो कैलोरी यहाँ से हीट भी रिलीज होती थी। और याद है अगर इसमें से कोई एक वीक हुआ तो लगभग 11.3 किलो कैलोरी यहाँ से हीट रिलीज होती थी। ये सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए हैं। इसी रिएक्शन को नाम हम क्या देते हैं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ गए? तो
तो अब देखिए प्रॉब्लम में जो मुझे यहाँ पर दी है ना, उसमें मुझे HCl दे रखा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH दे रखा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और मुझसे उसी के न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा है कि अगर मुझे NaOH को 80 ग्राम को न्यूट्रलाइज कर देना है तो HCl का कितना अमाउंट मुझे चाहिए, यानी कितना एसिड चाहिए उस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। समझ गए? तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो HCl प्लस NaOH ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो देखिए आयनिक रिएक्शन यहाँ से होती है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट एक बनेगा कौन सा यहाँ NaCl, तो NaCl बन गया यहाँ पर सॉल्ट, और साथ ही क्या बन जाएगा वाटर यानी कि H2O। बात आ गई ना आपको समझ में? सिंपली तरीका क्या है इस रिएक्शन को समझने का, H प्लस लीजिए Cl माइनस, यहाँ से आपको नीचे बेस से क्या मिलेगा Na प्लस OH माइनस, ये दोनों तो रिएक्ट करके बना देंगे वाटर, और ये दोनों रिएक्ट करके NaCl। बात आ गई आपको समझ में? अब चलिए यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं हमारा मोल मोल एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो देखिए अब आप जब मोल मोल एनालिसिस करना सीख गए ना, तो हर बार आपको ये सबके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब किस तरह से मैं सबके लिए यहाँ पर जो है पूरा एक चार कंपाउंड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो टोटल 4 एक आप पूरा मतलब रिलेशन बनाइए फिर उससे डील करिए, ऐसा नहीं करना है। छांट लीजिए कि हमें ज़रूरत बस किसकी किसकी है। सबसे पहले चेक करिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, तो इक्वेशन हमारी कंप्लीटली बैलेंस है, आप सभी चेक करके यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी बात, अब मोल मोल अप्लाई करना है तो मुझसे देखिए HCl के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है और NaOH के बारे में दिया है। क्या इस साइड मुझसे किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है या कुछ पूछ रहा है? कुछ नहीं, तो इधर हम यूज़ ही नहीं करते हैं। हम मोल मोल एनालिसिस का रिजल्ट इन दोनों के लिए भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन में इसका मोलर कोफिशिएंट कितना है 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन में इसका मोलर कोफिशिएंट भी कितना है 1 है यहाँ से। तो ये मैंने रिजल्ट बना लिया किसके लिए, मोल मोल एनालिसिस के लिए। अब देखिए यहाँ पर 1 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो है वो बराबर है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl के लिए। मतलब जितने मोल यहाँ पर NaOH होगा, NaOH, तो मतलब ये कि जितने मोल यहाँ NaOH होगा उतने ही मोल मुझे HCl के भी चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्योंकि सपोज करिए अगर यहाँ पे इसके 5 मोल होंगे और ये भी 5 मोल होगा तभी तो इसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर पाएगा, अदरवाइज कैसे करेगा। ये मुझे मोल मोल एनालिसिस से पता भी चल गया। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला मेरा मोटिव क्या होगा, NaOH के मोल कैलकुलेट कर लेना, तभी मैं HCl के मोल पता कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हम कैसे पता करेंगे, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट या मास अपॉन में मोलर मास। NaOH का मास मुझे कितना दिया है 80 ग्राम के बराबर, और NaOH का मोलर मास यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए सोडियम का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 16 1 14 यहाँ 17 और 23 कितना हो जाएगा 40 के बराबर। तो 80/40, 40 क्या है NaOH का मोलर मास। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए NaOH के, 2 मोल आ गए। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl के बराबर है। तो अगर NaOH के 2 मोल हैं तो HCl के भी कितने मोल चाहिए होंगे, 2 ही मोल चाहिए होंगे। तो Na यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl भी कितना मुझे चाहिए 2। ये तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl पता किए हैं, लेकिन प्रॉब्लम में मुझसे क्या पूछा है, HCl का वेट पूछा है कि बताइए उसका कितना वेट चाहिए मुझे कंप्लीटली NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो मोल मिल गया। याद करिए मैंने आपको मोल की स्टार्टिंग की क्लासेस में एक फ्लो चार्ट बताया था जिसमें हम मास से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम वगैरह में जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुझे मोल दिया है, मास में उसे कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूले पे आइए, N इज इक्वल्स टू क्या होता है वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। वेट पता करना है यानी मास, तो यहाँ इसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो वेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। इसमें कोई डाउट आपको, कोई डाउट नहीं। तो HCl के
वेट ऑफ HCl अगर मुझे जानना है तो ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इनटू मॉलिक्यूलर वेट जो भी होगा किसका, HCl का। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं। तो वेट ऑफ HCl इज इक्वल्स टू इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने 2 इंटू HCl का वेट यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो 1 होता है हाइड्रोजन का और क्लोरीन का 35.5 यानी टोटल कितना आ गया 36.5। तो 2 इंटू 36.5 यहाँ पर आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से HCl का वेट, और ये कितना आएगा 3 तो 73 ग्राम के बराबर। तो वेट ऑफ HCl यहाँ से कितना आ गया 73 ग्राम, और यही क्या हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। इजीली आप यहाँ से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बात आ गई आपको समझ में। तो देखा आपने किस तरह से पिछली प्रॉब्लम में मैंने मोल का ही यूज़ करते हुए मोल कैलकुलेट किए थे, और इस बार भी मैंने बड़े आराम से यहाँ पर मोल का यूज़ करते हुए मास को भी कैलकुलेट कर दिया। तो देखिए मोल एनालिसिस और साथ ही मैंने मास मोल एनालिसिस को भी यहाँ पर कंपाइल कर दिया। बात आ रही है आपको समझ में। तो इस तरह से छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होंगी ना वो आपको बहुत मिलेंगी अपनी बुक्स में। चलिए एक प्रॉब्लम और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं। तो करते हैं, चलिए एक प्रॉब्लम और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम आप सभी देखिएगा स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमसे कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। प्रॉब्लम की लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है, क्योंकि प्रॉब्लम हमसे क्या कह रहा है कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम को कंप्लीटली जलाने के लिए मुझे कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, उसका आप मास कैलकुलेट करिए ऑक्सीजन का। ठीक है, सिंपल से देखिए ये कंबस्शन रिएक्शन हमें यहाँ पर करवानी है। मुझे जलाना किसको है, एल्यूमिनियम को। ठीक है ना, और कितने एल्यूमिनियम को जलाना है 54 ग्राम एल्यूमिनियम को, और ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना है। तो आप सबको मालूम ही है कि जलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। जितनी भी कंबस्शन रिएक्शन होंगी उनमें ऑक्सीजन आपको चाहिए ही चाहिए। तो पहले सबसे तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, रिएक्शन बना लेते हैं। तो एल्यूमिनियम है, जब मैं उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहा हूँ तो एल्यूमिनियम क्या बना के देगा। अब यहाँ पर देखिए है ट्विस्ट, क्योंकि आपको प्रोडक्ट तो दिया नहीं है, प्रोडक्ट बताया नहीं है। यहाँ प्रोडक्ट आपको खुद ही डिसाइड करना होता है। और याद करिए मेटल नॉन मेटल चैप्टर में आप सभी पढ़ के भी आए हैं कि एल्यूमिनियम हमेशा अपना मोस्ट कॉमन ऑक्साइड बनाता है जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और उसका सबसे कॉमन ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3। तो यही पिछली क्लासेस के जो कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ाए जाते हैं ना, वही आपको यूज़ करने होते हैं आगे पॉलिश कर करके। इसीलिए ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। 10th अच्छे से पढ़ेंगे तो 11th बढ़िया जाएगा, और 11th ढंग से पढ़ेंगे तो 12th अच्छा जाएगा। तो पूरा फोकस क्लास पे बनाए रखिए, और अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए, तो हमें मिल गया एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉर्म करता है Al2O3। ये एक कंबस्शन रिएक्शन है, ये भी मैं आपको बता दूं, कंबस्शन रिएक्शन, जिसे हिंदी में दहन अभिक्रिया कहते हैं। दहन यानी जलना। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला अब हमें काम क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं चेक करेंगे। तो देखिए एक एल्यूमिनियम, यहाँ 2 एल्यूमिनियम, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पर हो चुका है काम पूरी तरीके से गड़बड़, क्योंकि कुछ भी एकदम सेम है नहीं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो इवन ऑड वाला अपना मेथड अप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन को सबसे पहले इवन बना लेते हैं। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही देखिए यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 6, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 3 2 6 ऑक्सीजन, तो बैलेंस हो गया हमारा। एल्यूमिनियम कितना हो गया 4, और यहाँ पे कितना एल्यूमिनियम है 1, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते ही मेरी रिएक्शन अब कंप्लीटली क्या हो जाती है, बैलेंस। तो इसे ही कहते हैं हम हिट एंड ट्राई मेथड, रिएक्शन को बैलेंस करने का। छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखें तो आसानी से बैलेंसिंग की जा सकती है। चलिए अब मुझे ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, और मुझे एल्यूमिनियम के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। देखिए इसके बारे में दी गई है, इसके बारे में पूछी गई है। ठीक है, तो मोल एनालिसिस लगाते हैं। अभी जिस तरह से हमने मास कैलकुलेट किया था, यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
एल्यूमिनियम अपॉन में उसका कोफिशिएंट 4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन में उसका कोफिशिएंट कितना 3। बात आ गई समझ में। अब देखिए यहाँ से आपको कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, जिसके लिए आपको सबसे पहले तो एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम वही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम के मोल यहाँ कैसे मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 27 ग्राम मुझे दिया हुआ है गिवन वेट एल्यूमिनियम, सॉरी 54 ग्राम यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में एल्यूमिनियम का गिवन मास दिया है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 27 के बराबर। तो यहाँ से जब हम इसे उड़ाएंगे तो ये क्या मिलेगा 2। बात आ गई आपको समझ में। अब ये दोनों उड़ के मुझे 2 देते हैं, यानी एल्यूमिनियम के मोल्स कितने पता चल गए मुझे 2। अब मैं ऑक्सीजन के मोल निकाल सकता हूँ। तो ऑक्सीजन के मोल निकालने के लिए देखिए, चलिए पहले मैं आपको मोल मोल एनालिसिस से बताता हूँ, फिर एक डायरेक्ट तरीका बता देते हैं। डायरेक्ट नहीं, मतलब यही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ करना। O2 पता करना है तो अकेला कर दीजिए, तो NO2 इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो 3/4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आपको कितने मिले हैं 2 से 4 गया 2 बार में, और 2 ने जब 3 को उड़ाया तो मिला कितना 1.5, यानी कि 2 मोल एल्यूमिनियम जलाएंगे अगर तो कितना मिलेगा 1.5 मोल ऑक्सीजन का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 1.5 सॉरी। अब आपको वेट पता करना ऑक्सीजन का, तो वेट पता करने के लिए बस क्या करता हूँ, जो भी नंबर ऑफ मोल दिया हो उसमें ऑक्सीजन के मोलर मास से मल्टीप्लाई। अभी ये हमने पीछे भी किया था। तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, देखिए O2 का है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पे 1.5 इंटू कितना 32, और जब आप फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर, जो कि कितना होगा 30 और 45 48, तो 48 ग्राम यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन का वेट। मतलब कि अगर आपको 54 ग्राम एल्यूमिनियम जलाना है कंप्लीटली, तो आपको 48 ग्राम क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बात आ गई आपको समझ में। आई होप अब आप कंप्लीटली सारी चीज़ें समझ गए हैं, ये प्रॉब्लम भी आप अच्छे से समझ गए। अब देखिए एक छोटा सा यहाँ पर मैं अगर आपको ऐसे डायरेक्टली मोल मोल एनालिसिस अगर कभी क्विकली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो क्लास में, सबसे आगे निकलना हो, तो आप कैसे सॉल्व करिए, चलिए वो भी मैं आपको करके यहाँ पर बता देता हूँ, बिना इक्वेशन मतलब बनाए। ठीक है, बस ये आप सिंपल सी इक्वेशन लिख लीजिए, यहाँ पर जो भी इक्वेशन है उसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर एल्युमिनियम के जिस रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो ना, सबसे पहले उसका मोल कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से एल्युमिनियम के मोल कितने आएंगे 54 अपॉन में 27, तो कितना आ गए 2 मोल्स। ठीक है, अब ऑक्सीजन का आपको पता करना है मोल कितना होगा। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जिसका कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का, उसका कोफिशिएंट, ठीक है, अपॉन में जिसका मोल आप यूज करने जा रहे हो, मतलब जिसके बारे में आपको मालूम है, नीचे उसका कोफिशिएंट लिखिए और तुरंत ही उसके मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑक्सीजन के मोल कितने मिल गए 1.5 है। तो ये मोल मोल एनालिसिस ही, लेकिन विदाउट इक्वेशन लिखे भी यूज कर सकते हैं। क्या हमने किया एक बार फिर करके दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल्स टू, O2 का कैलकुलेट कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट अपॉन एल्युमिनियम के बारे में पता है उसका कोफिशिएंट इनटू एल्युमिनियम के मोल, जिसके बारे में पता है उसके मोल। तो यहाँ से फिर फाइनली कैंसिल आउट हो कितना मिला 1.5। समझ में आ गई ना बात। तो इस तरह से अब आप मोल मोल एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हैं सिंगल रिएक्टेंट प्रॉब्लम में और मोर देन वन रिएक्टेंट प्रॉब्लम में भी। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि अगर मुझे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो उन प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। सिंपली हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, जो कि एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन जिनसे पूछा जाता है। आज की क्लास को तब तक हम अपनी यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लासेस में। लेकिन तब से आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी है तब तक के लिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, रिवाइज करते रहिए कॉन्सेप्ट्स को,
चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। कोरोना से बच के रहिएगा, हाथों को सैनिटाइज करते रहिएगा, जहाँ तक हो सके घर में ही रहिएगा। टिल देन बाय।